नमस्ते भारत या फिर भारत का भविष्य। मैं हूं आपका साथी आर प्रकाश। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेवा में। दोस्तों आज हम इस वीडियो सेशन के दौरान जो रीट लेवल फर्स्ट 2011 के अंदर पेपर हुआ था उसके अंदर जो हमारे से दोस्तों जो पर्यावरण अध्ययन से जो क्वेश्चन पूछेंगे उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। जी हाँ दोस्तों, प्रीवियस पेपर का उसका सॉल्यूशन करेंगे। और जो पर्यावरण अध्ययन का जो पेपर हुआ था हमारे पास में जो पेपर सीरीज है वो हमारे पास में दोस्तों ए है। ठीक है, कौन सी है दोस्तों? ए है। दोस्तों ये पुराना पेपर है, उसका क्यों सॉल्यूशन कर रहे हैं? क्योंकि दोस्तों जो अभी हमारा जो एग्जाम होने वाला है 2021 के अंदर, जो 21 के अंदर जो पेपर होगा और जो 2011 के अंदर जो पेपर हुआ था, 2011 के अंदर जो पेपर हुआ था उसके आधार पर हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि 2021 के अंदर जो हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे पर्यावरण अध्ययन से वो किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्वेश्चन का लेवल क्या होगा। ये सब कुछ जानने के लिए दोस्तों हम पिछले पेपर का यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है गाइज। और जैसे कि आप सभी को पता है कि दोस्तों ये पर्यावरण अध्ययन वाला पेपर होता है, जो पार्ट होता है, इसके अंदर से दोस्तों हमको है ना 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके बदले हमको जो कुल नंबर मिलते हैं दोस्तों वो 30 नंबर मिलते हैं। यानी कि दोस्तों प्रत्येक प्रश्न होता है ना उनमें 1 अंक का होता है। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियोस को लास्ट तक जरूर देखिएगा और लास्ट में मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि दोस्तों आपको है ना दोस्तों 30 में से जो 30 प्रश्न है उसके अंदर 30 में से आपको सही जवाब कितनों का पता था, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है गाइज, चलो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो गाइज पहला क्वेश्चन हमारा यह था कि दोस्तों एकल परिवार का तात्पर्य क्या है दोस्तों, यानी कि एकल परिवार का अर्थ क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं, देखें। ऑप्शन की बातचीत करूं तो दोस्तों ऑप्शन हमारे सामने ए कह रहा है दोस्तों कि वर्ष 1950 के बाद बना परिवार। आगे की बात करूं तो अगला ऑप्शन यह है कि दोस्तों परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे। अगला ऑप्शन यह है कि दोस्तों संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उनके माता पिता एवं दादा दादी। अगला ऑप्शन हमारे सामने यह है कि दोस्तों केवल पति पत्नी। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी की बातचीत करूं तो वह परिवार जिसमें केवल माता पिता एवं उनके बच्चे ही दोस्तों एकल परिवार के अंतर्गत आते हैं। या फिर एकल परिवार का अर्थ यही है कि वह परिवार जिसमें माता पिता और बच्चे ही शामिल होते हैं। ठीक है गाइज, चलते हैं दोस्तों अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने यह है कि दोस्तों तंबाकू की आदत किससे होती है। ठीक है ना, तंबाकू की एडिक्शन किससे लगती है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों क्या है दोस्तों? निकोटीन। क्या है दोस्तों? निकोटीन। सही जवाब है दोस्तों इसका निकोटीन। ठीक है दोस्तों, ये निकोटीन क्या होता है डियर फ्रेंड्स? ये निकोटीन क्या है? निकोटीन की बातचीत करूं तो कोई भी हम जो नशा करते हैं या फिर कोई भी हम तंबाकू यूज करते हैं, चाहे वो बीड़ी हो गया, चाहे सिगरेट हो गया, चाहे गांजा हो गया, ये सब ये तंबाकू के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, तो गाइस ये करने से दोस्तों इसके अंदर दोस्तों एक रसायन होता है। कौन क्या होता है दोस्तों? एक रसायन होता है, इसी को दोस्तों हम कहते हैं निकोटीन कहते हैं। ये ठीक है, ये प्रत्येक जो भी होता है दोस्तों तंबाकू होता है इसके अंदर एक रसायन होता है, उसको निकोटीन कहते हैं। जो हमारे शरीर के अंदर जो ये निकोटीन है ना, ये हमारे शरीर के अंदर क्या कहते हैं दोस्तों? नशे की है ना जो अवस्था उत्पन्न करता है। जो नशा करने के लिए दोस्तों हमारे जो बॉडी सेंसर्स होते हैं, बॉडी को दोस्तों प्रोत्साहित करता है कि तुम नशा करो नशा करो। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों निकोटीन। ठीक है, देख लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था कि दोस्तों हमसे ये पूछा गया कि भारत में लड़के एवं लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्या है दोस्तों, यानी कि जो शादी करने की है वो कम से कम उम्र क्या होनी चाहिए, ये दोस्तों क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। सो गाइज इसका भी करेक्ट आंसर की बातचीत करूं तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों 21। ऑप्शन नंबर ए की बात करूं तो दोस्तों लड़की की होनी चाहिए दोस्तों 21 वर्ष और लड़की की बातचीत करूं तो एज होनी चाहिए दोस्तों 18 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष था दोस्तों। बहुत ही सिंपल से टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, बीच में एक आध दोस्तों आपको साइंस के थोड़े से अलग लग सकते हैं दोस्तों। ये हम प्रीवियस पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं। हमें दोस्तों एक आइडिया निकालना है कि दोस्तों पिछला पेपर क्या था और जितने भी दोस्तों 1 बाई 1 पेपर हुए थे कि लेवल बढ़ता है तो किस टाइप से बढ़ता है, किस हद तक बढ़ता है ना, हमको किस लेवल तक प्रिपरेशन करनी है। यही दोस्तों इसी मतलब उद्देश्य से दोस्तों हम ये प्रीवियस पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है गाइज, चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे का क्वेश्चन हमारे सामने ये आ गया दोस्तों। आगे का हमारे सामने क्वेश्चन ये है कि दोस्तों जो हम भी राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय है, तो राजस्थान के लोगों को आप सभी को पता है कि इसका सही आंसर है दोस्तों कृषि। यानी कि दोस्तों मुख्य व्यवसाय क्या है? राजस्थानी सबसे क्या करते हैं दोस्तों? वो कृषि कार्य ही करते हैं। ठीक है ना गाइज, चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे का क्वेश्चन हमारे सामने यह है कि राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर शक्कर बनाने का कारखाना नहीं है दोस्तों? तो ऑप्शन को भी देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन है दोस्तों केसरायपट्टनम है, और फिर ऑप्शन नंबर बी की बातचीत करूं तो बी है निम्बाहेड़ा है, ऑप्शन डी
की बातचीत करूं तो भोपाल है, ऑप्शन सी की बात करूं तो उदयपुर है, ठीक है ना। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है इसका सही जवाब है, निम्बाहेड़ा, ठीक है ना। निम्बाहेड़ा के अंदर दोस्तों जो शक्कर बनाने का है वो कारखाना नहीं है। जी हाँ, निम्बाहेड़ा में शक्कर बनाने का कारखाना नहीं है, लेकिन निम्बाहेड़ा के अंदर दोस्तों किसका है दोस्तों, जो जेके सीमेंट है हमारी उसका बनाने का कारखाना है। जेके सीमेंट है ना निम्बाहेड़ा के अंदर, वहां पे जेके सीमेंट का बनाने का कारखाना है, और निम्बाहेड़ा कहाँ है दोस्तों, उदयपुर के अंदर है, ठीक है ना। आगे की बातचीत यहाँ की ऑप्शन नंबर जो ए दे रखा है उस केसर राय पट्टनम की बातचीत करूं तो पाटनम है, केसर राय पट्टनम, ये दोस्तों बूंदी के अंदर है, और यहाँ पर भी दोस्तों शक्कर बनाने का कारखाना है। क्या है दोस्तों, शक्कर बनाने का कारखाना है। और ऑप्शन नंबर डी की बातचीत करो तो दोस्तों भोपाल दे रखा है, भोपाल सागर है, जो जिसको है ना दोस्तों मेवाड़ शुगर मिल भी कहते हैं, और ये उदयपुर के अंदर है दोस्तों, यहाँ पर भी दोस्तों शक्कर बनाने का कारखाना है, ठीक है गाइज। चलते हैं दोस्तों अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे का क्वेश्चन ये है कि दोस्तों कह रहा है कि ठगी अथवा अनुचित व्यापारिक व्यवहार होने पर हमें शिकायत करनी चाहिए। दोस्तों जब भी हमारे संग धोखेबाजी हो जाती है व्यापार के संदर्भ में, तो हमको शिकायत कहाँ करनी चाहिए दोस्तों। ऑप्शन की देख लेते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है दोस्तों उपभोक्ता संरक्षण मंच को। आगे का ऑप्शन हमसे ये कह रहा है दोस्तों कि जिला मुख्यालय को। आगे का ऑप्शन ये कह रहे हैं दोस्तों कि तहसील को। और आगे का ऑप्शन ये कह रहा है दोस्तों कि ग्राम पंचायत को। तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हमारे सामने है, वो कह रहा है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों क्या है दोस्तों, उपभोक्ता उपभोक्ता संरक्षण मंच को दोस्तों हम अपनी दोस्तों शिकायत कर सकते हैं कि हमारे साथ में ये धोखेबाजी हुई है, हमने कुछ इतने रुपए का प्रोडक्ट खरीदा है, इतने रुपए का दोस्तों हमको क्या घाटा हो गया है, ठीक है ना, मतलब हमको धोखेबाजी की गई है हमारे साथ में, ठीक है ना, चापलूसी करके, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारे पास में एक अधिकार होता है। इसकी बातचीत करो तो दोस्तों हमारे सामने जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, जो 1986 का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, इसके अकॉर्डिंग दोस्तों ये हमको दोस्तों फ्रीडम है, या फिर हमको एक फंडामेंटल है, हमको राइट है कि अधिकार है कि हम एक मतलब अपने हित के लिए कुछ मांग कर सकते हैं। हित के लिए दोस्तों हम एक शिकायत दर्ज कर सकते हैं, गवर्नमेंट में कुछ अपील कर सकते हैं कि हमारे साथ में दोस्तों ये धोखेबाजी हुई है, ठीक है गाइज। चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। आगे का दोस्तों हमारे सामने क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, ठीक है ना, कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने जो कैंडिडेट हैं मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। इसका सही जवाब है दोस्तों, ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए कह रहा है दोस्तों 12, ऑप्शन बी कह रहा है 18, ऑप्शन सी कह रहा है दोस्तों 20, ऑप्शन डी कह रहा है दोस्तों 22। तो इसका सही जवाब होना चाहिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों 12। दोस्तों 12 सदस्यों को दोस्तों मनोनीत करता है दोस्तों राष्ट्रपति, करता है कहाँ करता है दोस्तों, ये करता है राज्यसभा के अंदर। कहाँ करता है दोस्तों, राज्यसभा के अंदर। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है ना। दोस्तों ये क्यों करता है राज्यसभा के अंदर दोस्तों 12 सदस्य कैंडिडेट को मनोनीत क्यों करता है, क्योंकि दोस्तों हमारा जो संविधान है, यानी कि दोस्तों हमारा संविधान का आर्टिकल या अनुच्छेद दोस्तों 80 है, उसमें दोस्तों ये निर्धारित किया गया है कि जो हमारे जो राज्यसभा के कैंडिडेट हो गए, टोटल कैंडिडेट हो गए, सदस्य हो गए 250 होने चाहिए, जिसमें से दोस्तों है ना 12 सदस्यों को मनोनीत करना ही पड़ेगा। और कौन करता है दोस्तों, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। ये दोस्तों लिखा हुआ है, स्पेशल रूप से उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 80 के अंदर, ठीक है ना। और वर्तमान में दोस्तों अगर जी मैं राज्यसभा की कैंडिडेट की बातचीत करूं तो 245 है, ठीक है ना। ये उसके बाद में थोड़ा सा ध्यान कर लेना पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आगे की बातचीत करते हैं दोस्तों। आगे का सवाल हमारे सामने यह है कि दोस्तों जिला उद्योग केंद्र किस योजना के तहत शहरी एवं ग्रामीण युवकों को रोजगार मुहैया कराता है, ठीक है ना। तो जिला उद्योग की बातचीत हो रही है दोस्तों, किस योजना के अंतर्गत दोस्तों जो युवकों को जो रोजगार मुहैया कराता है, यानी कि दोस्तों अवेलेबल कराता है। दोस्तों यंगेस्ट हैं हमारे जो भारत के नौजवान साथी हैं, उनको दोस्तों रोजगार अवेलेबल किस योजना के अंतर्गत करवाया जाता है, ठीक है ना। योजना की भी दे रखे हैं दोस्तों यहाँ प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। और आगे का ऑप्शन दे रखा है दोस्तों प्रधानमंत्री रोजगार योजना। ऑप्शन नंबर जो हमारे सामने दोस्तों ये सी दे रखा है, जो ग्रामीण जो जवाहर ग्रामीण स्मृति योजना। और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है दोस्तों स्वर्णिम जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ठीक है ना। ये ऑप्शन दे रखे हैं। सो गाइस जिसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों, बी है। क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी है। और इसके अंतर्गत दोस्तों इसका ऑप्शन बी की बातचीत करूं तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत दोस्तों हम है ना जो राजस्थान की बातचीत करूं तो दोस्तों राजस्थान की बातचीत करूं, ऑल इंडिया की बात करूं तो जो भी यंगेस्ट यानी जो नवजाति जो युवा वर्ग है उनको दोस्तों अपने
अपना व्यवसाय खोलने के लिए कुछ मतलब लोन दिया जाता है, ठीक है ना। व्यवसाय खोलने के लिए दोस्तों, अपना धंधा हो गया, उद्योग धंधा खोलने के लिए, स्वयं का कारोबार खोलने के लिए दोस्तों एक लोन दिया जाता है, जिसको दोस्तों प्रधानमंत्री रोजगार योजना कहते हैं। इस यहाँ पे कुछ स्पेशली रोजगार नहीं दिया जाता है, यहाँ पे ओनली लोन दिया जाता है। वो अलग अलग फील्ड में अलग अलग टाइप से लोन दिया जाता है, ठीक है, ताकि दोस्तों कोई भी आज का मतलब जो भी युवा है वो अपना व्यवसाय कर सके, मतलब बेरोजगार नहीं रहे, ठीक है ना। इसका अर्थ यही है। चलते हैं दोस्तों अब आगे की क्वेश्चन की तरफ। आगे का हमसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोस्तों जो है ना संसार में अधिकतम ट्यूबवेल्स किस देश में है। तो ऑप्शन भी दे रखे हैं दोस्तों, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, चीन है, या फिर भारत में है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों भारत में है, ठीक है ना। बेसिक सा क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे अधिक ट्यूबवेल है वो हमारे भारत देश में ही है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन हमसे ये कह रहे हैं दोस्तों कि जो गणगौर का त्योहार मनाया जाता है, यानी कि जो गणगौर फेस्टिवल है वो मनाया जाता है, कब मनाया जाता है। ऑप्शन की बातचीत करूं तो ऑप्शन ए कह रहा है दोस्तों चैत्र शुक्ल तीज को, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है दोस्तों जो सावण शुक्ल तीज को, ऑप्शन सी कह रहा है दोस्तों भाद्रपद कृष्णा पक्ष को, और ऑप्शन नंबर डी कह रहे हैं दोस्तों चैत्र शुक्ल नवमी को। अगर जिसका सही जवाब की बातचीत करो तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारे सामने क्या है दोस्तों ए, क्या है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है। और दोस्तों ये कब, ऑप्शन नंबर ए हमसे कह रहा है दोस्तों चैत्र शुक्ला तीज को, यानी कि दोस्तों ये गणगौर मनाया जाता है चैत्र शुक्ला तीज को। असल में दोस्तों ये गणगौर की बातचीत करो तो दोस्तों ये होली के दूसरे दिन से स्टार्ट हो जाता है। गणगौर फेस्टिवल लगभग दोस्तों ये 14 दिन तक मनाया जाता है। होली के दूसरे दिन से स्टार्ट हो जाता है, यानी कि दोस्तों होली का दूसरा दिन कौन सा होता है दोस्तों, चैत्र के अंदर होली होती है। जो कृष्ण पक्ष है दोस्तों प्रतिपदा से दोस्तों जो चैत्र शुक्ल और तृतीया तक ये दोस्तों ये चलता रहता है फेस्टिवल दोस्तों, 14 दिन तक चलता है, बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, ठीक है ना गाइस जी गणगौर। दोस्तों एक और आपसे एक अच्छी तरीके से फैक्ट बताऊं तो दोस्तों जब भी जो भी राजस्थान के अंदर जब भी जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं दोस्तों त्योहार से रिलेटेड यानी कि फेस्टिवल से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर हर एक एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है ना, आगे से आप प्रिपरेशन करो तो, ठीक है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे का हमसे हमसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है कि राजस्थान में जिलों की नगरी है दोस्तों, यानी कि दोस्तों जिलों की नगरी किसे कहते हैं दोस्तों, जो जयपुर को कहते हैं, या फिर जोधपुर को कहते हैं, उदयपुर को कहते हैं, अजमेर को कहते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों उदयपुर, ठीक है ना। जिलों की नगरी किसे कहते हैं दोस्तों, उदयपुर के अंदर खूब सारी जिले, इसकी वजह से दोस्तों उदयपुर को जिलों की नगरी कहते हैं। इसका सही जवाब देख लीजिए उदयपुर, ठीक है। चलते हैं दोस्तों आगे का क्वेश्चन हमारे सामने ये आ गया। आगे का क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है दोस्तों कि विजय स्तंभ किसने बनाया था, ठीक है, कि विजय स्तंभ के निर्माता कौन थे। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है दोस्तों महाराणा कुंभा, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है दोस्तों महाराणा सांगा, ऑप्शन सी कह रहा है दोस्तों महाराणा प्रताप, और ऑप्शन डी कह रहे हैं दोस्तों महाराणा सांगा महाराणा जय सिंह, माफ कीजिएगा दोस्तों ऑप्शन डी कह रहा है दोस्तों महाराणा जय सिंह, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों ए, ठीक है ना। क्या है इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महाराणा कुंभा, जिन्होंने दोस्तों विजय स्तंभ बनाया था। कब बनाया था दोस्तों, ये जब मालवा एवं गुजरात की बातचीत करूं, जब मालवा और गुजरात की जो संयुक्त सेना थी उनके ऊपर दोस्तों विजय प्राप्त की थी, उनके उपलक्ष्य में दोस्तों ये विजय स्तंभ बनाया था, ठीक है ना। मालवा और गुजरात की जो सेनाओं के ऊपर दोस्तों विजय हासिल की थी उसके संदर्भ में उसकी याद में ये विजय स्तंभ बनाया था, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे का क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित यातायात संकेत का अर्थ है दोस्तों, ये हमसे पूछा जा रहा है कि जो हमसे ये दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये यातायात का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, संकेत है, इसका अर्थ क्या है दोस्तों। ऑप्शन भी दे रखे हैं दोस्तों। ऑप्शन ए कह रहा है मुख्य सड़क, ऑप्शन बी कह रहा है दोस्तों पैदल पारपथ, और ऑप्शन सी कह रहा है दोस्तों रेलवे क्रॉसिंग, और ऑप्शन डी कह रहा है दोस्तों संकरी पुलिया, ठीक है ना। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संकरी पुलिया है। इसका अर्थ क्या है दोस्तों, जो संकेत है इसका अर्थ क्या है दोस्तों, संकरी पुलिया है, ठीक है ना, संकरी पुलिया है, ठीक है। सो गाइस चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि दोस्तों एटीएम है जिसका पूरा रूप क्या है, यानी कि एटीएम का पूरा नाम क्या है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं। पहले सबसे पहले है ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन की बातचीत करो, ऑप्शन ए कह रहा है दोस्तों ऑटोमेटेड टेलर मशीन, और ऑप्शन बी कह रहा है दोस्तों ऑल टाइम मनी, और ऑप्शन सी कह रहे हैं दोस्तों ऑटोमेटेड ट्रांसफर मशीन, और ऑप्शन डी कह रहे हैं दोस्तों ऑडिट केलर मशीन, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों, इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों ऑटोमेटेड जो टेलर मशीन है इसका दोस्तों एटीएम का पूरा नाम है, ठीक है ना, ऑटोमेटेड टेलर मशीन है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ठीक है, सही जवाब इसका।
तो आगे क्या देख लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये आ गया दोस्तों, कंप्यूटर के माध्यम से भेजे जाने वाला संदेश को कहते हैं दोस्तों। जो कंप्यूटर से हम एक दूसरे से डाटा भेजे जाते हैं, संदेश को क्या कहते हैं, ठीक है ना। सो गाइज ऑप्शन की बातचीत करूँ तो एसएमएस कहते हैं, ऑप्शन ए कह रहे हैं दोस्तों, ऑप्शन बी कह रहे हैं फैक्स कहते हैं, और ऑप्शन सी कह रहा है ईमेल कहते हैं, ऑप्शन डी कह रहा है टेलीग्राम कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों ईमेल कहते हैं, ठीक है ना। जो कंप्यूटर के माध्यम से, एक कंप्यूटर के माध्यम से जो भेजने वाला संदेश होता है ना, उसको ईमेल ही कहते हैं, ठीक है ना। एसएमएस तो हम मोबाइल से भेजते हैं, और फैक्स की बात करें तो प्राचीन टाइम से वो किससे फोन मतलब वही भी टेलीग्राम से भेजा जाता था, ठीक है ना। इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, ईमेल है, ठीक है ना गाइज, ईमेल है, ठीक है ना, इसका सही जवाब है। सो गाइज आपको पता हो गया ईमेल है, ठीक है। चलते हैं दोस्तों अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे का क्वेश्चन यह कह रहा है दोस्तों कि डेंगू की बातचीत करूं तो डेंगू रोग का वाहक है, यानी ठीक है, डेंगू रोग का वाहक है, ठीक है। ऑप्शन बी देख लेते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है दोस्तों एडिस मच्छर है, ऑप्शन बी कह रहा है दोस्तों क्यूलेक्स क्यूलेक्स मच्छर है, और ऑप्शन सी की बात करूं तो घरेलू मक्खी है, ऑप्शन डी की बात करूं तो एनेफ्लीज मच्छर है, ठीक है, एनेफ्लीज मच्छर। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों एडिस मच्छर होता है ना। ऑप्शन नंबर ए की बातचीत करूं तो जो एडिस मच्छर है उसका वो डेंगू रोग का वाहक है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बाकी की बातचीत करूं तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर और भी मच्छर दे रखे हैं, किस किस के वाहक हैं उसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है ना। जो अगर जो मैं बातचीत करूं तो क्यूलेक्स, ठीक है ना, मच्छर की बातचीत करूं तो इससे क्या होता है दोस्तों, ये मलेरिया का वाहक है, ठीक है ना। और ऑप्शन नंबर जो आगे दे रखा है मलेरिया की बात करूं तो जो घरेलू मक्खी है वो दोस्तों बेसिकली दोस्तों, इससे तो घरेलू मक्खी से तो खूब सारे दोस्तों हमको रोग हो जाते हैं, लेकिन जो स्पेशली होता है ना रोग, ये किसका वाहक है दोस्तों, एजा का वाहक है, ठीक है ना। जो घरेलू मक्खी से अधिकांश वो जो सबसे ज्यादा रोग होने वाला है वो एजा रोग होता है, ठीक है ना। और आगे जो हमको ऑप्शन में दे रखा था दोस्तों एनोफ्लीज मच्छर है, यानी कि एनोफ्लीज मच्छर से किसका वाहक है दोस्तों, ये मलेरिया का, ये भी मलेरिया का वाहक है, लेकिन ये मलेरिया किस में होता है, जो पक्षियों के अंदर जो मलेरिया होता है उसका दोस्तों ये जो वाहक माना जाता है, कौन सा दोस्तों, एनोफ्लीज मच्छर। तो गाइज चलते हैं दोस्तों अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 17 नंबर क्वेश्चन हमसे यह कह रहा है दोस्तों कि मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला है, ठीक है ना। तो जैव रासायनिक प्रयोगशाला कौन सी है दोस्तों, अमाशय है या फिर यकृत है या फिर आंत है या फिर व्यकृत है, ठीक है ना। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों यकृत है। यकृत को ही दोस्तों रासायनिक जैव रासायनिक प्रयोगशाला कहा जाती है। मनुष्य के जो बॉडी, मनुष्य का शरीर है उसकी जैव रासायनिक जो प्रयोगशाला है वो किसको कहा जाता है, यकृतों का कहा जाता है, ठीक है ना। इसका सही जवाब है यकृत। चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। आगे का हमसे क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि दोस्तों पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य है, ठीक है, कि प्लस पोलियो कार्यक्रम क्यों चलाया जाए, इसका टारगेट क्या है दोस्तों। ऑप्शन ए की बातचीत करूं तो दोस्तों पोलियो का उपचार, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है दोस्तों पोलियो से उत्पन्न लकवा होता है ना उसको रोकना, और ऑप्शन सी कह रहा है दोस्तों पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना, और इसमें दोस्तों ऑप्शन डी कह रहा है कि इनमें से सभी, ठीक है ना। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। कह रहा है कि पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संपूर्ण उन्मूलन रोकना, उन्मूलन करना, ठीक है ना गाइज, इसका सही आंसर है। आगे को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन हमसे यह कह रहा है कि जो कश्मीरी चोगा कहलाता है ना, कश्मीरी चोगा कहलाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए की बातचीत करो तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है दोस्तों फिरंग कहते हैं कश्मीरी चोगा को, या फिर कह रहा है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कह रहा है दोस्तों अंगारखी, और ऑप्शन सी कह रहा है कि बुकतारी, और ऑप्शन डी की बात करो तो अचकन, ठीक है, अचकन। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों फिरंग को ही दोस्तों कश्मीरी चोगा को ही कहलाता है दोस्तों, कश्मीरी चोगा ही फिरंग कहलाता है दोस्तों। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट बताना चाहता हूं दोस्तों कि होता क्या है कि कश्मीरी चोगा क्या होता है। ये कश्मीर नॉर्मल चोगा का जैसा ही चोगा होता है, उसी को जो कश्मीर में होता है उसको फिरंग कहते हैं। जैसे कि आपको पता है जो आर्मी वाले लोग होते हैं कश्मीर में रहते हैं, या फिर आर्मी जो कश्मीरी लोग होते हैं क्या करते हैं, फिर सारे दिन सर्दी पड़ती रहती है, तो उसमें चोगे के अंदर दोस्तों एक ऐसा ही बर्तन होता है जिसके अंदर दोस्तों आग जला के रखी जाती है, ताकि उसका क्या होता है सर्दियों के टाइम है ना उसके साथ में रखते हैं सारे दिन, ठीक है। चोगे के मतलब अंदर रखा जाता है, और जो सर्दियों वाले टाइम होता है ना तो हमारी बॉडी मतलब वहां पे सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है, तो सर्दी को गर्म मतलब शरीर को गर्मी देने के लिए दोस्तों वो मतलब उसके पास में रखा जाता है, ताकि हमारा बॉडी है ना, बॉडी का जो टेम्परेचर है ना बढ़े नहीं, एकदम सही रहे सर्दियों की वजह से, वरना वहां पे बर्फ पड़ती है, इसकी वजह से दोस्तों वो मतलब साथ में रखते हैं, ठीक है ना, आग जला के, उसी को ही कहते हैं फिरंग कहते हैं, ठीक है गाइज। चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ।
20 नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन की बातचीत करो तो 20 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने यह है कि दोस्तों जो कुत्ता मछली है उसका आवाज क्या है दोस्तों। जो कुत्ता मछली यानी कि दोस्तों कुत्ते की बात करूं डॉग फिश है तो उसको रहती कहाँ है, ठीक है, कहाँ निवास करती है, ठीक है। उसका तो ऑप्शन ए की बात करो तो कहाँ रहती है दोस्तों, यहाँ फिर नदी में रहती है, तालाब में रहती है, फिर झील में रहती है, फिर समुद्र में रहती है। सो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों कहाँ रहती है दोस्तों, समुद्र में रहती है। कहाँ रहती है डियर फ्रेंड्स, वो रहती है समुद्र के अंदर, ठीक है। कौन सी मछली दोस्तों, ये हॉट हॉट क्या है दोस्तों, ये कुत्ता मछली, ठीक है ना, डॉग डॉग फिश है, ठीक है। आगे को देख लेते हैं, आगे की तरफ चलते हैं दोस्तों। आगे की हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है 21 नंबर क्वेश्चन ये है कि दोस्तों सीएनजी का पूरा नाम क्या है, ठीक है ना, सीएनजी का पूरा नाम क्या है। तो ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन की बात करो तो ए कह रहा है दोस्तों कॉमन नेशनल गैस, और दोस्तों ऑप्शन बी कह रहा है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और ऑप्शन सी कह रहा है दोस्तों कॉमन नेचुरल गैस, और ऑप्शन डी कह रहा है दोस्तों सर्टिफाइड नेचुरल गैस, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों, इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, ठीक है ना। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है सीएनजी का पूरा नाम दोस्तों। ये ना दोस्तों इंग्लिश में दे रखा है, ठीक है ना, जो है ना ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ये इंग्लिश में दे रखा है सीएनजी का पूरा नाम। अगर जो हिंदी की बातचीत करो तो हिंदी को कहता है दोस्तों इसका संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहते हैं। क्या कहते हैं डियर फ्रेंड्स, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। सो गाइज चलते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 हमसे ये कह रहे हैं दोस्तों वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है, यानी कि जो वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक, ऑप्शन बी कह रहे हैं दोस्तों 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक, और ऑप्शन सी कह रहे हैं दोस्तों 1 जून से 7 जून तक, और ऑप्शन डी कह रहा है दोस्तों 15 जून से 21 जून तक। कब मनाया जाता है, इसका सही जवाब है दोस्तों, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर, ठीक है ना। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के मध्य दोस्तों वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है, यानी कि जो वन्य जीव है हमारे जो भी है उनकी संरक्षण के लिए, उनकी हिफाजत के लिए दोस्तों, सभी को जागरूक करने के लिए दोगे ये एक उनके मतलब लिए एक सप्ताह मनाया जाता है, ठीक है ना। तो गाइज एक इसके अंदर फैक्ट है उसमें वो भी जान लेते हैं कि फर्स्ट की बातचीत करूं तो पहला वन्य जीव हमारा सप्ताह मनाया गया था वो 1957 के अंदर मनाया था। कब मनाया था गाइज, 1957 के अंदर। जो गाइज ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर से देखें तो 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर इसका सही जवाब है, ठीक है ना। लेकिन असल में दोस्तों ये जो फेस्टिवल जो ये सप्ताह मनाया जाता है वन्य जीव सप्ताह, ये मनाया जाता है दोस्तों गांधी जयंती से, यानी कि 2 अक्टूबर से स्टार्ट होता है और ये 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है, ठीक है ना। इसका थोड़ा सा आप याद कर लेना दोस्तों। हमने इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही बताने की कोशिश की, ऑप्शन हमसे यही दे रखा है इसीलिए दोस्तों हमने इसको राइट आंसर बताया है, ठीक है ना। असल में दोस्तों हमको 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के मध्य ही दोस्तों ये वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है, ये याद कर रखना है, ठीक है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। 23 नंबर क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है दोस्तों कि जो राजस्थान राज्य के राज्य वृक्ष और राज्य पक्षी तथा राज्य जंतु क्रमशः है, यानी कि दोस्तों कंटिन्यूसली कौन कौन से राज्य वृक्ष कौन सा है, राज्य पक्षी कौन सा है, और राज्य जो हमारा जंतु कौन सा है, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना गाइज। तो इसका जो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है गाइज कि खेजड़ी और गोडाउन और चिंकारा, और ऑप्शन नंबर बी कह रहे हैं दोस्तों खेजड़ी मोर बाग है, और दोस्तों ऑप्शन सी कह रहा है कि बबुलू, और क्या कह रहा है और गोडाउन और शेर, और आगे की बातचीत करूं तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी कह रहे हैं दोस्तों आम मोर और बाघ, ठीक है। ठीक है, तो जैसे कि अब इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों खेजड़ी, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या है ए की बातचीत करूं खेजड़ी, खेजड़ी हमारा क्या है राज्य वृक्ष है, और गोडावण की बातचीत करूं तो ये दोस्तों राज्य पक्षी है, और चिंकारा क्या है दोस्तों राज्य जंतु है, ठीक है ना, राज्य जंतु है ये चिंकारा, ठीक है। सो गाइज इनकी बातचीत करूं तो दोस्तों ये कब घोषित किए गए थे इसके बारे में भी थोड़ा फैक्ट जान ले तो ये हमारे लिए अच्छा होगा। अगर मैं खेजड़ी की बातचीत करूं तो खेजड़ी को दोस्तों 1983 के अंदर जो हमारा राज्य वृक्ष घोषित किया गया था, खेजड़ी की बातचीत करूं तो 1983 के अंदर घोषित किया गया था। और चिंकारा की बातचीत करूं तो चिंकारा उसको 1981 के अंदर गोडावण को भी दोस्तों 1981 के अंदर दोस्तों ये गोडावण के अंदर जो 1981 के अंदर राज्य पक्षी घोषित किया गया था जो इसको गोडावण को। और चिंकारा की बातचीत करूं तो ये पशु है हमारा जंतु है, ठीक है। राज्य पशु की बातचीत करूं तो ये भी चिंकारी है, और जंतु भी कहे तो ये भी चिंकारी है, ठीक है ना, सेम ही होता है। और इनको दोस्तों जो घोषित किया गया था 1981 के अंदर घोषित किया गया था, ये थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करना। चलते हैं दोस्तों अब 24 नंबर क्वेश्चन को देख लें। 24 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने कुछ इस प्रकार सा है। 24 नंबर क्वेश्चन हमसे यह कह रहा है कि पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं के मध्य की दूरी न्यूनतम होती है, ठीक है ना। तो पदार्थ की आपने अवस्था पढ़ी होगी, ठीक है, तो उसमें मतलब जो अणुओं के मध्य की न्यूनतम जो होती है ना
अणुओं के जो दूरी होती है किस अवस्था में होती है, ठीक है। ऑप्शन भी दे रखा है दोस्तों, ठोस में होती है या फिर द्रव में होती है, गैस में होती है या प्लाज्मा में होती है, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ठोस अवस्था में होती है ना दोस्तों। ठोस अवस्था में दोस्तों जो अणुओं की मध्य की दूरी है ना दोस्तों न्यूनतम होती है, ऑप्शन नंबर ए यानी कि ठोस, ठीक है गाइस। चलते हैं दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 25 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन भी दे रखे हैं दोस्तों कि राजस्थान है या फिर पश्चिम बंगाल है दोस्तों या फिर गुजरात है या फिर मध्य प्रदेश है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों मध्य प्रदेश। क्या है दोस्तों, मध्य प्रदेश। जो मध्य प्रदेश है ना इसको दोस्तों टाइगर स्टेट यानी कि टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर खूब सारे टाइगर पाए जाते हैं, ठीक है ना गाइज। चलते हैं दोस्तों अब 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 26 नंबर क्वेश्चन ये है कि दोस्तों निम्नलिखित में से किसका वेग है ना अधिकतम है, ठीक है ना। तो हवा का है या फिर जल धारा का है या फिर ध्वनि का है या फिर प्रकाश का है, यानी कि इसका वेग है ना सबसे अधिक है। ये हमको ऑप्शन भी देख लिया है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हमारा जो प्रकाश है ना, प्रकाश का वेग है ना, इनमें से सब में से दोस्तों सबसे अधिक प्रकाश का वेग होता है दोस्तों। सबका ही इनमें से दोस्तों सबका अधिक वेग है ना वो प्रकाश का है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है, ठीक है ना। सो गाइस देखिए ये याद कर लेना, ठीक है गाइस। चलते हैं दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 27 नंबर है ये हमारे सामने, जो है ना सोर्स सेल किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल सकता है, ठीक है ना। किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल सकता है। यहाँ पे ऊर्जा का नाम दे रखा है दोस्तों, रासायनिक ऊर्जा को या फिर नाभिकीय ऊर्जा को या फिर प्रकाश ऊर्जा को या फिर चुंबकीय ऊर्जा को। सो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों हमारे सामने सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों जो प्रकाश ऊर्जा है उसको दोस्तों ये मतलब विद्युत ऊर्जा में बदल सकता है। कौन, जो सोर्स सेल ऊर्जा है दोस्तों विद्युत ऊर्जा में बदल सकता है प्रकाश ऊर्जा को, ठीक है ना गाइस। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो प्रकाश ऊर्जा, ठीक है। चलते हैं दोस्तों अब 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 28 नंबर क्वेश्चन हमसे यह कह रहा है कि दोस्तों हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है दोस्तों। ऑप्शन ए कह रहा है दोस्तों कि ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कह रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी कह रहे हैं दोस्तों हाइड्रोजन, ऑप्शन डी कह रहे हैं दोस्तों नाइट्रोजन। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों राइट आंसर है दोस्तों डी, यानी कि नाइट्रोजन। नाइट्रोजन है ना हवा में दोस्तों सबसे सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, ठीक है ना। नाइट्रोजन सबसे सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। वायुमंडल की बातचीत करूं तो दोस्तों सबसे अधिक है ना जो गैस पाई जाती है वायुमंडल में वो पाई जाती है कौन सी दोस्तों, नाइट्रोजन। कितनी पाई जाती है, ये पाई जाती है दोस्तों 78% है ना नाइट्रोजन वायुमंडल में पाई जाती है, ठीक है गाइज। चलते हैं दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अब दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन हमसे यह कह रहा है कि ऊर्जा का नवीनीकरणीय स्रोत है, ठीक है ना। तो गाइस नवीनीकरण स्रोत का अर्थ ये होता है कि दोस्तों ऊर्जा के अंदर जो हमारे जो ऐसे पार्ट होते हैं जो हमें वापस जो ऊर्जा मतलब वापस उसको जीवित किया जा सकता है, ठीक है ना, ऊर्जा के रूप में, ठीक है ना। तो कौन कौन से दोस्तों, कोयला की ऑप्शन दे रखा है दोस्तों। ऑप्शन ए कह रहा है कोयला या फिर पेट्रोलियम या फिर पौधा या फिर यूरेनियम, ठीक है ना। ये हमको ऑप्शन में दे रखा है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पौधा। देखिए पौधा एक ऐसा ऊर्जा का स्रोत है जो नवीनीकरण है दोस्तों। इसको है ना पौधा को वापस जीवित कर सकते हैं, लेकिन पेट्रोल एक बार हमसे अगर जो गायब हो गया तो पूरा मतलब समाप्त हो जाएगा, तो पूरा ही समाप्त हो गया, ठीक है ना। इसको नया नहीं बना सकते, कोयले को भी नहीं बना सकते, ना कि यूरेनियम को बना सकते। इसीलिए दोस्तों करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पौधे को, ठीक है गाइज। चलते हैं दोस्तों 29 हो गया कंप्लीट और 30 क्वेश्चन देख लेते हैं। 30वां क्वेश्चन और 30 नंबर क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि दोस्तों ओजोन परत मिलती है दोस्तों। ओजोन परत कहाँ मिलती है, ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहे हैं दोस्तों थर्मोस्फियर, और ऑप्शन बी की बात करूं तो स्टोफियर, और ऑप्शन सी की बातचीत करूं तो ट्रो ट्रोपोस्फियर, और ऑप्शन डी की बात करूं तो मिजोस्फियर, ठीक है ना। तो ये आपके सामने ऑप्शन आ गए। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो स्टोफियर है ना, स्टोफियर ओ है इसका सही आंसर, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा याद कर लेना, ठीक है। ये दोस्तों ओजोन परत यहाँ पे मिलती है, ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है गाइज। सो गाइस ये थे कुल मिलाकर दोस्तों हमारे रीट लेवल फर्स्ट जो पर्यावरण अध्ययन का 2011 के अंदर पेपर हुआ था। जो पर्यावरण से जो 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन 30 के 30 हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। और गाइज मुझे उम्मीद है कि गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि गाइज इसमें से आपको है ना कितने मतलब कितनों का सही जवाब आता था, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। रही बात दोस्तों इस पूरे की, अगर आप पीडीएफ चाहते हो, इसकी पूरे सेशन की आपको पीडीएफ चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है,
वहां पे ज्वाइन कर लीजिए, जिसका नाम है दोस्तों स्टडी सेवा। और अगर जी आपने हमारे यूट्यूब चैनल की बातचीत करूँ तो सब्सक्राइबर नहीं किया है तो दोस्तों यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अदरवाइज हमारे खूब सारे प्लेटफॉर्म है, जैसे कि हम इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल है, आपको फेसबुक पर भी अवेलेबल हो जाएंगे, वहां पर भी दोस्तों आप फॉलो कर सकते हैं। नाम याद रख लेना दोस्तों स्टडी सेवा। तो गाइस आज की सेशन को करेंगे दोस्तों हम यहीं पे समाप्त। फिर मिलेंगे दोस्तों हमारे जो 2012 का पेपर लेके आएंगे वहां पे उसी सेशन के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखें, तब तक अपनी प्रिपरेशन जारी रखें। जय हिंद एंड जय भारत।